तो डिस्कस अबाउट द रिवीजन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इसमें हम लोग मेन पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम लोग एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब केस वो लेके चल रहे हैं कि जिसमें डिस्टेंस गिवन और टाइम गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यहां पर हम लोग लेके चल रहे हैं एक बॉडी v1 वेलोसिटी से x1 डिस्टेंस कवर करती है और v2 वेलोसिटी से x2 कवर करती है, टाइम गिवन नहीं है। तो v एवरेज बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। टाइम को चेंज कर दो, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बन जाएगा x1 अपॉन x2, t1 हो जाएगा x1 अपॉन v1, x2 अपॉन v2। और इसको सॉल्व कर लो, x1 प्लस x2 एलसीएम हो जाएगा v1 v2, x1 v2 प्लस x2 v1। तो v एवरेज मिलेगा आपको x1 प्लस x2 v1 v2 अपॉन x1 v2 प्लस x2 v1। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर टाइम गिवन नहीं है। तो इसका भी एक स्पेशल केस, अगर x1 और x2 आपस में बराबर हो जाएं, इफ x1 इक्वल्स टू x2, दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो देखो क्या मिलेगा, 2x v1 v2 अपॉन x कॉमन v1 प्लस v2, और क्या बनेगा अब जाके 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये v एवरेज आ गया। ठीक, अब दूसरा केस लेके चल रहे हैं जिसमें डिस्टेंस गिवन नहीं है लेकिन टाइम गिवन है। टाइम इज गिवन, डिस्टेंस नॉट गिवन। देखें उसका फॉर्मूला क्या बनता है, बॉडी moves up to time t1 with velocity v1 and for time t2 with velocity v2. Calculate the v average. v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस, हमने x1 मान ली और x2 मान ली, और टाइम तो इस बार पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गिवन नहीं उसको चेंज करो। डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम हुआ करता है। तो ये हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये फॉर्मूला बन गया। अगर टाइमिंग्स बराबर हों, इफ t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t, तब देखें क्या मिलेगा। तो v एवरेज हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2 इज द v एवरेज, v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये फॉर्मूले बन गए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए। पहला केस था जिसमें टाइम गिवन नहीं था, और दूसरा केस था जिसमें डिस्टेंस गिवन नहीं थी। तो इस तरह ये फॉर्मूले बना करते हैं। ठीक, और अब लेके चल रहे हम लोग फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। Formula for uniform motion. Uniform motion means speed remains constant throughout the motion. V constant रहना चाहिए। Suppose O is the origin of the position and A is the origin of time. V constant रहना है,
t1 टाइम बाद ये बॉडी पहुंच गई बी पर आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x1, और x2 डिस्टेंस कवर करने के बाद t2 टाइम पर पहुंच गई सी पर। ये कहलाएगी x0। x0 का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग 0 इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जानो, आप घर से चले और सब 100 मीटर चलने के बाद आपने घड़ी देखी, तो जहाँ घड़ी देखी वो किसका ओरिजिन बन गया? टाइम का। तो जो 100 मीटर आपने कवर की है जिसका टाइम आपको नहीं पता था, वो डिस्टेंस कहलाती है x0, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 0 इंटरवल ऑफ टाइम। अब हमें ओ बी लिखना है, लिख सकते हैं हम लोग ओ ए प्लस ए बी। ओ बी x1 हो गया, ये x0 हो गया, और ए बी को लिख सकते हैं हम लोग v t1, ठीक, क्योंकि ए बी है डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम होता है। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें ओ सी को तो कैसे लिखेंगे? ओ ए प्लस ए सी। ये x2 है, ये x0 है, और ये हो जाएगा v t2, क्योंकि अब टाइम कितना लग रहा है? t2। क्लियर? सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिलेगा x2 माइनस x1 इक्वल्स टू v t2 माइनस t1। सो v इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये फॉर्मूला बन गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इज द फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं आपको पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो पहले लेके चल रहे हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ। Position time graph for uniform motion. It is found that if we plot the graph between position time, is the straight line inclined to time axis. 9th class वाला ही है, straight line inclined to time axis. t1 टाइम पर कितनी पोजीशन थी? x1। t2 पर कितनी थी? x2। यहां से यहां तक t1 है, यहां से यहां तक t2 दे, कितना बचा? t2 माइनस t1। ये x1 यहां तक x2, ये कितना बचा? x2 माइनस x1। ये स्लोप हो गया। स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट। चलो इसका यूज देखते हैं, ग्राफ का क्या यूज है। ये तो ग्राफ का नेचर तो आपको मालूम ही पड़ गया, अब यूज देखते हैं। स्लोप निकालते हैं। स्लोप मीन्स टेंजेंट, BC अपॉन AC। BC x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये किसके बराबर है? वेलोसिटी के। तो क्या कंक्लूजन मिला आपको? स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इज द मेजरमेंट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू स्पीड और वेलोसिटी। ये हमें कंक्लूजन मिल गया। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये बनेगा ग्राफ, और वेलोसिटी नेगेटिव है तो उसका ग्राफ यूं बन जाएगा। नेगेटिव स्लोप बन गया। ये पॉजिटिव स्लोप है, तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप। ना अब लेके चल रहे हैं हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ।
स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहा करती है। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड चल रहे हो, आपसे हम 2 घंटे बाद भी पूछेंगे तब भी आप 10 मीटर पर सेकंड बताओगे, 4 घंटे बाद पूछेंगे तब भी आप क्या बताओगे, 10 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ का नेचर देखो, इट्स द नेचर ऑफ द ग्राफ, ये ग्राफ का नेचर बनेगा। ये v हो गया, कांस्टेंट रहेगा। t1 टाइम पर a पर पहुंच गया, t टाइम पर b पर, लेकिन स्पीड कैसी रही, कांस्टेंट। चलो इसका भी यूज लेके चलते हैं। एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ तो ये आएगा AT1 इंटू AB, V इंटू T2 माइनस T1, और V इंटू T2 माइनस T1 किसके बराबर है, X2 माइनस X1 के। तो क्या कंक्लूजन मिला, एरिया अंडर VT ग्राफ इज द मेजरमेंट ऑफ स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल गया आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो ये इनके यूजेस हो गए, और ये सब कुछ अभी तक 9th का था। अब एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से मान लो आप 11th स्टार्ट होती हो, ये सारा 9th क्लास का था। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The rate of change of relative positions known as relative velocity. The rate of change of relative positions known as relative velocity. ठीक है, the rate of change of relative positions known as relative velocity. अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं और एक दूसरे के रिलेटिव में उनके अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रेन हिसार से स्टार्ट हो रही है, एक साथ रोड से स्टार्ट हो रही है, दोनों दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, दोनों एक साथ स्टार्ट हुई, एक ही स्पीड से स्टार्ट हुई, इनिशियल गैप अगर 10 किलोमीटर है, जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही स्पीड से जा रही हैं, एक ही साथ स्टार्ट हुई हैं, तो 1 घंटे बाद भी उनका गैप कितना रहेगा, 10 किलोमीटर। तो जबकि दोनों मोशन में है, लेकिन दोनों की रेडियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही आपस में। तो इसलिए रेडियल वेलोसिटी 0 होगी, जबकि वेलोसिटी 0 नहीं हुई है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशंस नोन एज रेडियल वेलोसिटी। तो इसमें हम लोग पहले एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर मेजरमेंट करेंगे। 3 तरीके हैं इसमें। तो पहले लेके चल रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, x1 इक्वल्स टू x01 प्लस v1t। x1 फाइनल पोजिशन ऑफ द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, x01 इनिशियल पोजिशन ऑफ द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, v1 वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, x2 x02 v2t। Final position of the second moving object, initial position of the second moving object, v2 is the velocity of the second moving object. अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x02 माइनस x01 प्लस
v2 माइनस v1 इंटू टी। सपोज x2 माइनस x1 को हमने x मान लिया। ये x2 माइनस x1 है क्या? चेंज इन फाइनल पोजीशंस। देखो आप, ये क्या है? फाइनल पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, फाइनल पोजीशन ऑफ द सेकंड मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया? चेंज इन फाइनल पोजीशंस। तो x अब क्या बन गया? चेंज इन फाइनल पोजीशंस। अब ये क्या है? चेंज इन इनिशियल पोजीशंस। तो x नॉट क्या कहलाएगा? चेंज इन इनिशियल पोजीशंस। तो अब फॉर्मूला मिलेगा आपको, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। v2 माइनस v1 इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। ठीक, ये एक फॉर्मूला बन गया। x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। क्लियर? v2 माइनस v1 इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस नोन एज रिलेटिव velocity. Change in final position minus change in initial position divided by time known as relative velocity. तो ये एक्सप्रेशन आया है और अब ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। ग्राफ्स फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। ग्राफ्स फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, और ये आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। ये एक्सप्रेशन आपका आ चुका है। तो पहला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जीरो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। फॉर जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, ये तब होगी जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाए। अगर दोनों की स्पीड बराबर होगी तो x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी क्या मिलेगा? 0, या x कॉस टू एक्स नॉट। मतलब जो इनिशियल गैप था वही फाइनल गैप रहना चाहिए। जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था आपको वो जीरो रिलेटिव वेलोसिटी का ही था। इनिशियल गैप 10 किलोमीटर था और फाइनल भी कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन गई? 0। क्यों हुई ऐसा? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम थी। तो ग्राफ ये बनेगा, इनिशियल गैप देख लो आप और ये फाइनल गैप देख लो। ये x नॉट और ये x है। जो इनिशियल गैप था वही फाइनल गैप है, इसलिए जीरो रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ बन गया। अब लेके चलें नॉन जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर नॉन जीरो रिलेटिव वेलोसिटी इसके दो केस पॉसिबल हैं। एक तो ये जो ट्रेन आगे थी बहुत तेज चल रही है, और एक जो पीछे ट्रेन है बहुत तेज चल रही है। तो दो केस पॉसिबल हैं। तो पहला केस लेके चल रहे हैं जब v2 v1 से बड़ी हो, यानी जो आगे ट्रेन चल रही थी उसी की स्पीड ज़्यादा है। अगर v2 v1 से बड़ा है, x नॉट माइनस एक्स नॉट अपॉन टी कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि v2 माइनस v1, अगर ये v2 v1 से बड़ा तो ये पॉजिटिव बचा। इसका मतलब क्या हुआ? x ग्रेटर देन एक्स नॉट। उनके बीच में लगातार गैप बढ़ता चला जाएगा। जो ट्रेन पहले से आगे थी बहुत तेज चल रही है, तो उनके बीच में गैप लगातार बढ़ता चला जाएगा। ये ग्राफ बनेगा।
ये ग्राफ बन जाएगा। और केस देखो, अगर पैरेलल ट्रैक्स हैं और पीछे वाली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, x माइनस एक्स नॉट कैसा आएगा? नेगेटिव, या x लेस देन एक्स नॉट। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। लगातार गैप कम होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि पीछे वाली आगे वाली को ओवरटेक कर जाएगी, इट विल ओवरटेक। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गए आपके रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, एक था जीरो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए और दो बने नॉन जीरो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। दीज आर द ग्राफ्स। ओके, और अब लेके चल रहे हैं मेजरमेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे, उनके लिए फॉर्मूले लेके चल रहे हैं। चूंकि हम लोग लेके चल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो केवल दो ही केस डिस्कस हो सकते हैं, या तो दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों। केवल दो केस डिस्कस हो पाएंगे यहाँ पर। तो पहला केस लेके चल रहे हैं, तो मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लेके चल रहे हैं। पहला केस है सेम डायरेक्शन, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सेम डायरेक्शन, ये ए ऑब्जेक्ट है, जो एरो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताती है, एरो हेड डायरेक्शन। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ए की स्पीड बी से ज़्यादा है, क्योंकि ए का एरो लेंथ बी के एरो लेंथ से बड़ा है। और हमें निकालना है वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है। जिसके विद रिस्पेक्ट निकालते हैं उसको रेस्ट में लाना होता है, और रेस्ट में लाने का तरीका क्या होता है, उसको इंपोज कर दो उसी के नेगेटिव वेक्टर से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक ब्लॉक है और इस पर यहाँ पर 10 न्यूटन लग रहा है और हम चाहते हैं फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाए, तो इधर क्या करेंगे हम लोग, 10 न्यूटन लगा देंगे, फोर्स न्यूट्रलाइज हो गया। ऐसे हमें वी ए बी निकालना है तो बी को रेस्ट में लाना होगा। तो बी रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े तो जिस अमाउंट से जिस डायरेक्शन में आपने बी को इंपोज किया है ए को भी करिए। रिजल्ट पे फर्क ना पड़े, जिस अमाउंट से जिस डायरेक्शन में आपने बी को इंपोज किया है ए को भी करिए। आपने बी को किधर किया है, इस डायरेक्शन में, ए को भी किधर करेंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक, अब देखो इसकी जो एरो लेंथ थी पहले से कम होगी क्योंकि इसने इसका अपोज कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज इधर लग रहा था 10 न्यूटन और इधर लगा दिया आपने 5 न्यूटन, कितना बचा, 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। तो इसलिए जो बचा हुआ आएगा वो बिगर वेक्टर की तरफ होगा। तो ये हो जाएगा वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। अब ये आंसर नहीं है, आंसर तब होगा जब एरो हट जाएंगे। और एरो कब हटते हैं, जब सबकी डायरेक्शन सेम हो। अब देखो यहां पर चांस की बात है, यहां सबकी डायरेक्शन एक ही है, ए लेफ्ट राइट, बी लेफ्ट राइट, रिजल्टेंट लेफ्ट राइट। तो इसलिए एरो हट के क्या मिलेगा फॉर्मूला, वी ए इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी।
मतलब इफ द टू ऑब्जेक्ट मूव्स इन सेम डायरेक्शन, relative velocity will be difference in their individual values. अगर कोई एक ट्रेन आपको ओवरटेक कर रही है तो आप उसको बहुत आराम से देख सकते हो, बोगी गिन सकते हो, कौन सी ट्रेन है उसका नाम पढ़ सकते हो। कभी ऐसा सोचा क्यों? जब वो ओवरटेक कर रही है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तभी तो ओवरटेक करेंगी। अगर सपोज जिस ट्रेन में आप बैठे हो वो है 90 किलोमीटर पर आवर से, और जो ओवरटेक कर रही है वो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो उसने आपको ओवरटेक कितने से किया? केवल 10 किलोमीटर पर आवर से। तो वो आपको 10 किलोमीटर पर आवर से ओवरटेक कर रही है, इसलिए आप उसको बड़ा क्लियरली देख सकते हो। रीजन ये था वो, इफ द टू ऑब्जेक्ट मूव्स इन सेम डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू डिफरेंस इन देयर इंडिविजुअल वैल्यूज। समझ गए? अब लेके चलना है दूसरा केस, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, इफ द टू ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देखते हैं उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनती है। ए जा रहा है लेफ्ट टू राइट और बी जा रहा है राइट टू लेफ्ट। वी ए भी निकालना है तो फिर हमें बी को रेस्ट में लाना होगा। रेस्ट में आ गया। जिस अमाउंट से, जिस डायरेक्शन में आपने बी को इंपोज किया है, ए को भी करिए। जिस अमाउंट से, जिस डायरेक्शन में आपने बी को इंपोज किया है, ए को भी करिए। आपने बी को किधर किया है? इस डायरेक्शन में, तो ए को भी किधर करेंगे? इसी डायरेक्शन में। दोनों की एरो एक ही डायरेक्शन में है, सपोर्ट हो गया तो एरो लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। आप सोचोगे नहीं सर ये तो पहले वाला आंसर आ गया। इट्स नॉट अ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कब होता है? जब एरो हट जाते हैं। तो उसके लिए आपको पता है कि बी की डायरेक्शन अपोजिट है। देखो, ए लेफ्ट टू राइट, रिजल्ट लेफ्ट टू राइट और बी राइट टू लेफ्ट। तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे कोई वेक्टर ए है और -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहां पर जो वी ए बी मिलेगा, वी ए माइनस माइनस वी बी, और वी ए बी इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। इफ द टू ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, a relative velocity equals to sum of their individual values, ऐड हो जाती है। ऐसे जानो। अब जब दो ट्रेन आपको क्रॉस कर रही हो, जब ट्रेन क्रॉस कर रही हो तो देखो क्या स्पीड बनेगी। एक 100 से एक 90 से, तो कितनी हो गई? इस केस में क्या आएगा? 100 प्लस 90, 190 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस कर रही होगी ट्रेन, ऐड हो गई। और जब ट्रेन क्रॉस कर रही होती है ना, दिखती है बस, केवल पढ़ नहीं सकते क्या लिखा है, धड़ाधड़ निकल जाती है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ऐसे देखोगे तब तक निकल जाएगी। क्यों? दोनों की स्पीड ऐड होगी, बहुत हाई स्पीड होगी, 190 किलोमीटर पर आवर, क्वाइट लार्ज स्पीड। और ऐसे भी ज़्यादा, कई बार 110 120 चल रही होती है, और 120 से चल रही है दोनों 240 किलोमीटर पर आवर हो गया, वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये रीजन था, समझ गए होगे। तो ये था मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखें।
तो न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट इस तरह है, two trains each of length 100 meter are running in parallel tracks. One overtakes the other in 20 seconds and one cross the other in 10 seconds. Calculate the velocities of the two trains. 100 मीटर की लेंथ है, ओवरटेक कर रही है 20 सेकेंड्स में, क्रॉस कर रही है 10 सेकेंड्स में, तो उन ट्रेन की स्पीड बता दो। तो आपको पता है कि जब ओवरटेक कर रही होंगी तो वी ए माइनस वी बी होगी। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 100, क्योंकि दोनों 100 मीटर की हैं, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 200। टाइम कितना ले रहे हैं? 20 सेकेंड्स। क्या आ गया? 10। पहला क्वेश्चन बन गया। और जब क्रॉस कर रही होती तो ऐड हो जाती हैं, तो वी ए प्लस वी बी, चाहे ओवरटेक करें या क्रॉस करें 200 मीटर तो चलना ही पड़ेगा। इसमें टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड्स। तो कितना आ गया ये? 20। बन गए इक्वेशंस। अब सॉल्व कर लो। 2va इक्वल्स टू 30, तो va हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और जब v आ गया तो vb भी आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड। समझ गए? किसी डाउट? तो अब लेके चल रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हो आप, दोबारा देख लो। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स इन विच एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। दैट इज नॉन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हम लोग इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। ए कांस्टेंट, और ए आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉन एज एक्सेलरेशन, यानी ए इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अगर v u से बड़ा है तो a पॉजिटिव आएगा, उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, और अगर u बड़ा है v से तो a नेगेटिव आएगा और उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। दैट इज नॉन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन एज रिटार्डेशन। तो हम लोग अब इक्वेशंस प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलते हैं हम लोग। और इसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन टोटली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। आपको पता है कि a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। v माइनस यू ए टी बन गया, और v इक्वल्स टू u प्लस ए टी बन गया। क्लियर? चलो वीटी ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा देते हैं आपको कि वीटी ग्राफ का नेचर क्या होगा एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। velocity time graph for uniformly accelerated motion with the straight line inclined to time axis। अगर u 0 होगा तो ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही बन सकता था ये ग्राफ।
ऐसे भी बन सकता था। ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ये ग्राफ है, नेगेटिव होता तो ऐसे बन जाता, नेगेटिव स्लोप आता। चलो इसका यूज भी देख लेते हैं। इसके दो यूज हैं, एक तो अभी हो जाएगा, एक होगा जाके सेकंड इक्वेशन के बाद। तो देखते हैं क्या आता है इसका। ये टी टाइम हो गया, यहां से यहां तक टी हो, ये u है और ये v है, ये कितना बचा v माइनस यू। स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देखते क्या आता है। यह आएगा BC अपॉन AC, v माइनस यू अपॉन टी, और ये किसका बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। क्या कंक्लूजन मिला, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टोटली देखो आप 9th क्लास का चल रहा है। सेकंड क्लियर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ठीक, तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग। x2 माइनस x1 इक्वल्स टू v एवरेज इंटू टी। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू v एवरेज इंटू टी। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, एवरेज इंटू टाइम, और x इक्वल्स टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी भी लिख सकते हैं। हमें पता है v एवरेज v प्लस यू बाई टू भी होता है। v की वैल्यू लगा दी u प्लस 80। ठीक, और x इक्वल्स टू या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब जरा देखो इसका सेकंड यूज ऑफ द वीटी ग्राफ। हम एरिया निकालते हैं वीटी ग्राफ का। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, इसका एरिया ट्रिपेजियम बन गया ना, तो ट्रिपेजियम का एरिया निकाल दिया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। दो क्या क्या मिलता है आपको, AO U है, V और ये T। और V एवरेज इंटू टाइम किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के। तो क्या कंक्लूजन मिला, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो दो यूज हो गए वीटी ग्राफ का। पहला बताएगा आपको एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या बताएगा,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब जरा पोजीशन टाइम ग्राफ भी देख लो कैसा बनता है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ये ग्राफ बनेगा, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता तो ये ग्राफ बनता। कर्व्ड ग्राफ बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, और इससे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये हो जाएगा डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। आपको पता है पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी बताता है, तो यहां से आपको v मिलेगा। और इंस्टेंटेनियस मतलब होता है व्हेन टाइम टेंड्स टू जीरो, बहुत कम टाइम हो। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन द स्पीड इज वेरिएबल। अब लगातार बाइक को एक्सीलरेट करते जा रहे हो और रोड पे एक वाइट मार्क लगा हुआ है, और आपसे कहा जाए कि इस वाइट मार्क पे आपकी स्पीड कितनी होगी बताइए, आप तभी बता पाओगे जब टाइम बहुत कम हो। आपने अगर नीचे देख के फिर ऊपर देखा स्पीडोमीटर, तब तक तो आप आगे निकल जाओगे। तो टाइम बहुत कम होना चाहिए, टेंस टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, टेंस टू जीरो, शुड बी वेरी क्लोज टू जीरो। तो अब v मिलेगा आपको, और यहां लिमिट लगी हुई है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इट शुड बी वेरी स्मॉल। वो आपको मिल जाएगा। यहां से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं, समझ गए? और अब लेके चल रहे हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन एक्चुअली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका नाम है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन मतलब टाइम हटाना है। पहले का नाम क्या था? वेलोसिटी टाइम। दूसरे का क्या नाम था? डिस्प्लेसमेंट टाइम। दोनों से टाइम हटा दो तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन आपका है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। पहला क्या था? यहां से टी की वैल्यू निकाल दो और ये टी की वैल्यू सेकंड में लगा दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2a एलसीएम ले लिया। तो 2as मिलेगा आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। एक चौथा इक्वेशन भी है, डिस्टेंस ड्यूरिंग nth टाइम। 5वें सेकंड में कितना चले और 5 सेकंड में कितना चले अंतर होता है। आपसे क्या 5 सेकंड में कितना चले, तो अब
कंप्लीट 5 सेकंड में निकाल दोगे। और जब आपसे पूछा जाए 5वें सेकंड में कितना चले तो क्या करेंगे, पहले 5 की डिस्टेंस निकालेंगे, 4 की निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5वें सेकंड की आएगी। समझ गए? तो डिस्टेंस ड्यूरिंग nth सेकंड वाला देख लो। डिस्टेंस ड्यूरिंग nth सेकेंड्स, आपने s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा है, ये t टाइम के लिए था। अगर n टाइम ले लें तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम एस एन माइनस 1 कर दें तो ऐसे हो जाएगा। और आपको निकालना है एस एन एथ का मतलब है एस एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल आपको 5th सेकंड निकालना है, क्या करेंगे, S5 माइनस S4, वही लिख दिया मैंने यहां पर। दोनों की वैल्यूज लगा दो। दोनों की वैल्यूज लगा दी। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया इनको, कुछ नहीं किया, सिंपल इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस था से साइन चेंज हो गया। अब आप देखें यू एन से यू एन कैंसिल हो गया, हाफ ए एन से हाफ ए एन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, u माइनस हाफ ए प्लस ए एन। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा। एक ये फॉर्मूला बन गया, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। ये nth सेकंड के लिए हो गया, डिस्टेंस ड्यूरिंग nth सेकंड u प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। अभी जो 3 इक्वेशंस हमने प्रूव किए थे, इन तीनों को ग्राफ से प्रूव कर सकते हैं। तो ग्राफिकली देखो कैसे प्रूव करेंगे इनको, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और केवल एक ग्राफ से ही तीनों इक्वेशन प्रूव हो जाते हैं। बहुत इजी मेथड है, एक ग्राफ और 3 इक्वेशंस। बाई ग्राफ, ठीक, ग्राफ लेके चलने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये u है और ये v है। अभी ग्राफ बनाया था वही है। फर्स्ट इक्वेशन देखो, निकाल के दिखाते हैं आपको। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, आपको पता है कि स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन।
तो स्लोप निकाल दो। स्लोप मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू BC अपॉन AC। BC किसके बराबर है? V माइनस यू। AC किसके बराबर है? T के। तो AT इक्वल्स टू V माइनस यू और V इक्वल्स टू U प्लस AT। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। पहला यूज किया था स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन, उसी से प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन लेके चल रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन मोशन का नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन, XT रिलेशन। अब इसका सेकंड यूज लेके चल रहे हैं, एरिया अंडर VT ग्राफ। इक्वल्स टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ OACD प्लस एरिया ऑफ ACB, या ट्रेपेजियम में लेके चल सकते थे हम लोग। अब हमें इसका एरिया निकालना, क्या होगा? UT, या आप चलो एक लाइन लिख देते हैं, AO इंटू OD। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ AC इंटू CB। AO U के बराबर, तो ये UT हो गया। ठीक है, CB या BC एक ही बात है। AC हमें पता है T के बराबर है, और BC ये लिख सकते हैं हम लोग A इंटू AC। BC को टू A इंटू AC। सेकेंड इक्वेशन आ गया। BC क्या लिख दिया? A इंटू AC, और AC T के बराबर है, A T स्क्वायर बन गया। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन निकालने, फिर एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ OABD, ट्रेपेजियम लेके चलते हैं। तो S इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक, AO U हो जाएगा, BD V हो जाएगा, और ये T हो गया AC। लेकिन आपको पता है थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आना चाहिए, तो टाइम को चेंज कर दो। T या AC एक ही बात है। T हो जाएगा V माइनस यू अपॉन A। और ये मिल जाएगा 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इससे ये थर्ड इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो बोलो। अब एक तीसरा मेथड है कैलकुलस मेथड बाय इंटीग्रेशन, और जिनको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, और अब इतना टाइम नहीं है कि हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ा सकें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो तीसरा मेथड देख लो, कोशिश करेंगे समझाने की, फिर भी देखो। ठीक है, क्योंकि तभी समझ में आता है जब आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर रखे होंगे, अदरवाइज दिक्कत आती है थोड़ी सी।
इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इसमें एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और v होता है dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट इक्वेशन लेके चल रहे हैं, a goes to dv ओवर dt, तो dv हो जाएगा a dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। जब टाइम 0 होता है तो इनिशियल वेलोसिटी u होती है, t टाइम बाद क्या हो जाती है v। इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं वो x पावर n dx है, एक पावर बढ़ जाती है उतने से डिवाइड। अगर सिर्फ dx है या सिर्फ dv है या सिर्फ dt है तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1 dv, 1 को लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और dx लेके चल रहे हैं, x पावर 0 लिख सकते हैं, x पावर 0 का मतलब ही 1 है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, एक पावर बढ़ा दो उतने से डिवाइड, क्या आ गया x, तो dx का x हो गया तो dv का v हो जाएगा, dt का t हो जाएगा। ठीक, कोशिश करो, वैसे नहीं आएगा। लिमिट्स अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले आपने v की जगह v लिखा, माइनस v की जगह u लिखा, t माइनस 0, v इक्वल्स टू u प्लस at आ गया। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन लेके चल रहे हैं, तो v इक्वल्स टू dx अपॉन dt होता है, तो dx हो जाएगा v इंटू डी टी, v की वैल्यू लगा दो u प्लस ए टी, डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक, dx का x हो जाता है तो dt का t हो जाएगा, यहाँ t पावर पहले से 1 है, एक और बढ़ा दो, t स्क्वायर उतने से डिवाइड कर दो तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाती है उतने से डिवाइड। लिमिट्स अप्लाई कर दो, और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अब थर्ड इक्वेशन, बस 2 मिनट और। थर्ड इक्वेशन, a इक्वल्स टू dv ओवर dt होता है, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दो, और a इक्वल्स टू dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt v होगा, ये बल्कि v होगा। ठीक है, तो a dx इक्वल्स टू v dv, और अब इंटीग्रेट कर दो, u टू v 0 टू s, dx का x हो जाएगा,
v² बाई 2, क्योंकि एक पावर बढ़ जाती है इतने से डिवाइड, लिमिट्स अप्लाई कर दो, इसको इधर लिख देते हैं। तो और 2as इक्वल्स टू v² माइनस u²। तो ये इस तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव हो जाते हैं। 3 मेथड होते हैं, एक एनालिटिकल मेथड होता है, दूसरा ग्राफिकल होता है और तीसरा कैलकुलस मेथड होता है। और एग्जाम में कोई ना कोई एक मेथड से कम एक इक्वेशन प्रूव करना आना ही होता है 3 मार्क्स में, ठीक।